नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी। शो का नाम टू द पॉइंट और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो देश की जानी मानी जो नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना, प्रोफेसर डॉक्टर कुमकुमधर जी हैं। इसके साथ साथ बिरजू महाराज संस्थान, जो कथक महाराज संस्थान है, वो उसके चेयरपर्सन भी हैं। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति भी रह चुकी है और ढेरों पुरस्कार से नवाजी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लीजेंड गुरु जो हैं बिरजू महाराज, लच्छू जी महाराज, उनसे ट्रेनिंग भी ली है और देश और दुनिया में इस कथक को, जो शास्त्रीय नृत्य है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुमधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में समय निकालने के लिए। शुरुआत नागपुर से ही करना चाहूँगा, महाराष्ट्र से करना चाहूँगा। महाराष्ट्र, नागपुर से निकल के आप उत्तर प्रदेश आई, उत्तर प्रदेश से आप लखनऊ घराने से जुड़ी। इस सफ़र को किस तरीके से देख पाती? क्या घर परिवार में कोई था ऐसा जो कथक से जुड़ा था या फिर इस शैली से जुड़ा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल मतलब हाँ, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। मैं एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझसे पहले कोई लड़की इस क्षेत्र में एज प्रोफेशनल डांसर के आई हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसी परंपरा वहाँ नहीं थी। पर पिता मेरे क्योंकि प्रशासनिक सेवा में थे, नागपुर में बस मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद तो फिर हम लोग यूपी में माइग्रेट हो गए थे और लगातार पढ़ाई और जो कथक की तालीम है वो यहीं हुई है मेरी। पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे तो उन्होंने रोका नहीं कि नहीं आप भी प्रशासनिक सेवा में जाएं, कुछ बेहतर करें? हाँ, ऐसा था कि बस ये उनका कहना था कि पढ़ाई आपकी पूरी होनी चाहिए, पूरे अच्छे से होना चाहिए। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा में थे, मेरी माँ एक साधारण गृहिणी थी, पर मेरे नाना कश्मीर के एक बहुत बड़े कवि थे। अच्छा। हाँ, और हालांकि मैंने उनको बहुत बचपन में देखा है, लेकिन उनका नाम बहुत है। वो उस समय के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे और बहुत ही सरल और सादे लोग थे। तो परिवार में कहीं इसका शौक ज़रूर था। जी, शौक ज़रूर था, लेकिन कोई प्रोफेशनल तालीम या ट्रेनिंग किसी की नहीं थी। पर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सहयोग किया। मैं कभी, वैसे तो कभी आदमी उऋण होता ही नहीं माँ बाप से और गुरु से, पर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही एक प्रशासक के रूप में नहीं, एक पिता और माता के रूप में मुझे बहुत मदद की। मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मतलब जैसे कथक नृत्य की तो तालीम ली ही है। मैं आकाशवाणी से सुगम संगीत की गायिका रही हूँ। मैंने टीवी में समाचार पढ़े हैं, मैंने रेडियो में समाचार पढ़े हैं। मैं रेडियो की ए ग्रेड की नाट्य कलाकार हूँ। मैंने मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ें की हैं। जब आप लखनऊ उत्तर प्रदेश आई, कब से आपने शुरुआत की और खासतौर से लखनऊ घराने से कैसे जुड़ी? क्योंकि अपने आप में कहा जा सकता है लखनऊ घराना देश और दुनिया का अपने अलग अंदाज है। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो यहाँ पे ऐसा लगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि यहाँ पे जो कथक के गुरु थे, लखनऊ घराने के गुरु, जैसे अच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, ये इस शहर को छोड़ के जा चुके थे। मतलब मेरे गुरु जी बम्बई चले गए थे और वहाँ 40 साल तक उन्होंने नृत्य सिखाया और फिल्मों में नृत्य निर्देशन किया, आप लोगों को पता है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज जी दिल्ली चले गए थे। तो ये लगा कि लखनऊ घराना होते हुए भी यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा में तालीम देने वाले गुरु नहीं है उस तरह से। हालांकि संस्थाएं चलती थीं और तालीम होती। तो 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे गुरुजी को बम्बई से आग्रह के साथ बुलाया। यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई के रूप में कथक केंद्र की स्थापना हुई और उसमें मेरे गुरु पहले निदेशक नियुक्त किए गए, गुरु और निदेशक। मैं और मेरी एक मित्र, दोनों छोटे छोटे, हम लोग गए और हमने सोचा कि हम जाके अपना वहाँ तालीम लेते हैं। क्योंकि उससे पहले एक कार्यक्रम हुआ था रविंद्रालय में, उसमें हमारे गुरुजी ने भाव बताया था। आदरणीय बिरजू महाराज जी ने नृत्य भी किया था, तो हम बिल्कुल देख के चमत्कृत थे। और जब ऐसा हुआ कि बड़े गुरु आए तो हम वहाँ सीखने के लिए जाएँ, तो हम गए उनसे सीखने के लिए। अब आप कल्पना कीजिए, यही भातखंडे आजकल जहाँ है, वहाँ पे संगीत नाटक अकादमी, आधा हिस्सा जो उसकी पुरानी बिल्डिंग जो परीखाना कहा जाता है, उसमें संगीत नाटक अकादमी चलता था, छोटे 2-3 कमरों में मुश्किल से। हाँ, और उतने में ही बहुत काम होता था। एक में सचिव बैठते थे, 2-4 स्टाफ था, 2 बड़े कमरे थे जिसमें कथक केंद्र, मतलब ये हुआ कि गुरुजी चलाएंगे। तो उसके जो बड़े बड़े आर्चेस थे, सीढ़ियाँ आपने अगर देखा होगा, हम नीचे खड़े थे और ऊपर एक वृद्ध पुरुष खड़े थे। तब हमारे गुरुजी की उम्र तभी 72 ईयर्स की थी। हाँ, और वो ऐसे समझिए सफ़ेद कुर्ता, सोने के बटन, हाथ में चांदी का पानदान, एक छड़ी और छड़ी टिकाए खड़े थे वहाँ पे ऊपर, और हम नीचे से उनको देख रहे थे।
तो हम लोग गए तब तक। अच्छा उनके आप बिल्कुल पहचानती नहीं थी? हाँ, नहीं कुछ नहीं, सवाल ही नहीं। हाँ, सवाल ही नहीं। तो तब तक ये था कि हमारे गुरुजी जो थे वो समय के बहुत पाबंद थे। वो समय से पहले ही आ जाते थे, मतलब सफाई हुई हो या ना हुई हो वो पहुंच जाते थे समय पे। तो वही दिखे हमें खड़े हुए, तो हमने पूछा उनसे कि साहब हमें मतलब नृत्य सीखना है। तो उन्होंने नीचे देखते ऐसे पूछा कि तुम्हें कुछ आता है? तो हमने कहा हमको नहीं आता है। थोड़ा सा ऐसा सोचा, अच्छा चलो सिखाएंगे, ठीक है। उस दिन से ही फिर हमने तालीम लेनी शुरू कर दी। ये एक बड़ी विडंबना है कि जिस हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, संगीत की बात करें, वही पैशन तो रहता है, हाँ। और वो पेशा नहीं बन पाता, हाँ। वो पैसा नहीं अर्न कर पाता। बिल्कुल सही। उसको जिंदा रखने के लिए आपको कुछ और करना ज़रूर चाहिए उसको। मतलब अगर आप बिल्कुल टॉप ग्रेड कलाकारों या कहिए कि बहुत लोकप्रिय कलाकारों को छोड़ दें, हाँ, तो उनको छोड़ बाकी दें। सबको एक उसको सरवाइव करने के लिए एक कोई बैकअप चाहिए, बैकअप चाहे परिवार का हो, चाहे, और एक समय के बाद परिवार का भी बैकअप नहीं चलता नहीं है, चलता है। उसको अपनी कुछ तभी वो पैशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये और क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है, मुझे लगता है ये हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आपको जैसे पता होगा कि जब पहले के दौर में राजा महाराजा होते थे वो संरक्षण देते थे। जैसे हमारे लखनऊ घराने के बड़े बड़े गुरु लोग जो है वो अवध के नवाबों ने संरक्षण बिल्कुल पूरा उनके दरबार में रहे, उनके दरबार में गुरु रहे, उनके दरबार में नर्तक रहे। तो संरक्षण था कि भाई आपको हम सब कुछ इंतजाम करके दे रहे हैं, खाना पीना रहना है, आप सिर्फ अपनी कला पे ध्यान दो। और ऐसा तमाम रजवाड़ों में होता था जब। लेकिन जब ये परंपरा रजवाड़ों की ख़त्म हो गई तो फिर एक दौर आया कि जब लोग बिखर गए, क्योंकि कोई ब्रिटिश रूल में तो ऐसा संरक्षण था नहीं बिल्कुल। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद ज़रूर ये सुध आई हमको कि भाई हमें अपनी कलाओं पे गर्व करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और तो उसी के लिए फिर ये संगीत नाटक अकादमी और कथक केंद्र और इस तरह की संस्थाएं कायम की गई, सबकी नहीं हो पाती है। जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे जी, भातखंडे लोग बहुत ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, बहुत। संगीत नाटक अकादमी बहुत ज्वाइन करते हैं, हाँ। लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। ऐसा क्यों? क्या यही वजह है कि उनको लगता है कि नहीं, ये हमारा ऐसा प्रोफेशन नहीं बन सकता जो हमें अर्न करके दे, या कोई अपने परिवार को चला पाए, या फिर हम आगे बढ़ा पाए, इसी वजह से लोग ब्रेक कर देते हैं? नहीं, ऐसा है जैसे ये है ना कि आप कह रहे हैं कि ऐसे कल्पना कीजिए जैसे इतने सारे लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, पर सब तो कवि बनते नहीं हैं, सब तो कला। तो इसीलिए तालीम लेना एक बात है, और उसके बाद यात्रा शुरू होती है परफॉर्म करने की और कलाकार बनने की। उस वक्त जो टिक जाता है और जिसका ये पैशन जिंदा रहता है हमेशा, वो आदमी उसमें से कुछ बनते हैं। लेकिन बाकी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में एक अच्छे श्रोता और दर्शक होना तो बहुत जरूर। अगर वो नहीं होंगे तो हम बेकार हैं। आप अमेरिका गई, लंदन गई, हाँ, यहाँ मैं पाकिस्तान गई, बांग्लादेश गई, इजराइल गई, पता नहीं, और बहुत सारे अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में बहुत गई, 2-2, 3-3 बार। अरब कंट्रीज में लोग देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल। इजिप्ट जैसे मैं गई, इजिप्ट 2 बार गई, और इजिप्ट इतना सुंदर था, मैं आपको क्या बताऊँ। देखने वाले तो देखिए जो सराहना करते हैं बहुत। मतलब ये जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, अब इसमें एक सा संस्कार है लोगों के मन में। तो जब बांग्लादेश गए तो वहाँ पे तो मतलब जैसे आप जैसे कंपेयर, वो पैर भी छूते थे, मतलब क्योंकि बंगालियों में परंपरा है ना गुरु को मतलब या कोई कलाकार को प्रणाम करने की। उस समय वो मुस्लिम होते थे लेकिन पैर छूते थे। तो इतना लोगों ने शौक से देखा, बहुत। पाकिस्तान वहाँ मुझे बिल्कुल पक्का याद है, और मैंने ये उससे बिल्कुल पहले की बात है, जो जब फिर बाद में वो वहाँ पे उनकी काउंसुलेट को तोड़ दिया गया था, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उससे पहले की, बिल्कुल उससे पहले की बात है। उसी खूब अप्रिशिएट किया लोगों ने, बहुत अच्छे से देखा आया, और मुझे लगा कि वो संस्कार तो ऐसे ही और भी जो एशियन ओरिजिन के, बांग्लादेश, सभी ये सारे लोग, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो भावना एक ही होती है। बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें जैसे इजिप्ट, वो कल्चरली बहुत आगे है, बहुत रिच, क्या बढ़िया। उसमें जो रिव्यूज़ वगैरह, उसमें इंटरनेशनल वो आते थे, जो क्रिटिक आते थे, वो आपको रिव्यू बहुत अच्छे, मुझे तो पाकिस्तान में भी रिव्यू बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत। हाँ, ये बात है कि मैंने प्रस्तुतियों में अपनी, हाँ मैंने मतलब ऐसा समझौता नहीं किया। कभी कभी ऐसा कहा भी गया कि सब कुछ ऐसी प्रस्तुति करिए जो मतलब उसको हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने ना। मैंने अपनी जो परंपरा हमारे यहाँ है, क्योंकि देखिए हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है,
मतलब सारे शास्त्रीय नृत्य धर्म पे आधारित अनुशासित है है, बहुत। बिल्कुल अनुशासित है और धर्म पे। सब मंदिरों से निकले हैं, कथक भी मंदिरों से निकला है। तो कैसे निकला है कि कथावाचक होते थे जो मंदिरों में कथाएं कहा करते थे। वो कथाएं लोगों के लिए नैतिक उपदेश भी होती थी और उनके मनोरंजन का साधन भी होती थी। ऐसे ही डेवलप हुआ। फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा म्यूज़िक ऐड हुआ, थोड़े जेस्चर्स ऐड हुए, थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुए और धीरे धीरे फिर वो आगे एक रिफाइंड कला में डेवलप होता रहा। उस पर रास लीला का प्रभाव पड़ा, उसमें भक्ति मूवमेंट, वैष्णव भक्ति का प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप कृष्ण के या उनके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी भी। हाँ, और फिर उसके बाद फिर एक समय आया जब नवाबों और उनका दौर आया, उनका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके साथ उनके पास कुछ उनके अपने म्यूजिशियन होते थे और कुछ हमारे उत्तर भारत के म्यूजिशियन के दरबार में होते थे। तो आपस में मिलजुल के भी कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी हुई, ऐसा नहीं है, हुई हैं। तो प्रभाव जैसे गायन पे पढ़ा। पहले हमारे यहाँ सिर्फ ध्रुपद और कीर्तन होता था, लेकिन फिर ख्याल आने लगा, गाया गया। हाँ, फिर उसके आगे आगे चल के फिर ठुमरी और तराना और फिर गज़ल और फिर सब तरह की चीज़ें। तो ये सारे प्रभाव वो हमारा देश ही ऐसा है कि सारे प्रभावों को इतने अच्छे से ग्रहण, और क्योंकि ये कला उत्तर भारत में कथक नृत्य उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। साउथ के जो डांस फॉर्म्स हैं उन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा, इस पे ज़्यादा। तो वो सब आपस में मिल के, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुगलबंदी, जैसे कॉस्ट्यूम में परिवर्तन, जैसे कि एम्फेसिस। हाँ, क्यों नहीं, जैसे भक्ति रस से, अब हमारा तो भक्ति रस ही था पूरा। भक्ति से रस से जो प्रस्तुतियाँ थीं उसमें राम कृष्ण इनकी कथाएं कहा जाती थी पहले परंपरा से। बाद में भी जब दरबार में भी आया तब भी वो मतलब आप देखते होंगे बाजिद अली शाह की रचनाओं में भी राधा कृष्ण हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुए, वो हमेशा उसमें रहे। राधा कृष्ण हमेशा उसमें, चाहे वो श्रृंगार रस ज़्यादा थोड़ा प्रधान हुआ और भक्ति रस गौण हुआ दरबारों में थोड़ा, लेकिन असली जो असली नृत्य था वो लोक में व्याप्त था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मंदिरों में अभी रिसेंट तक अयोध्या के मंदिरों में कथावाचक कथाएं कहते हैं, नृत्य करते हैं। तो लोक में व्याप्त जो विधा थी, समाज ने उसका पोषण किया और वो चलती रही, वो हमेशा चली। जब हम भाव भंगिमाओं की बात करते हैं, हाँ, या फिर पैरों की बात करते हैं, क्या दोनों में तालमेल किस तरीके से बिठाना? पहली बात यही है, ये जो तालमेल है। हाँ, तो जो नृत्य की तालीम होती है, जो कथक की मैं बात करती हूँ, सबसे पहले उसमें तत्कार सिखाते हैं, ता थई थई तत आते, पैरों की तत्कार, ठीक है, ये उसकी ABCD है एक तरह से कहा। फिर दूसरी चीज़ हस्तक सिखाते हैं। तो हस्तक का मतलब क्या होता है कि हाँ, हाथ और पैर एक साथ चलें, ता थई थई तत आ थई थई तत, या और भी हस्तक। तो पहली बात तो यही है कि हाथ पैर एक साथ चलें, दोनों चीज़ें। फिर उसके बाद में और चीज़ है, चक्कर हैं। फिर जब और अच्छा सीख जाता है, उसके ताल प्रबंध हैं, टोड़े टुकड़े परन आमद, ये सब चीज़ें आगे आती हैं। फिर और जब सीखते हैं तो फिर अभिनय, हाँ, तब अभिनय, तब जब मेच्योरिटी। शुरू में छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ये कृष्ण की गत है, ये घूंघट है, ये, लेकिन जो मेच्योरिटी है अभिनय की, जैसे ठुमरी पे भाव बताना है, भजन पे भाव बताना है, कवित्व पे भाव बताना है, वो धीरे धीरे मेच्योरिटी के साथ आता है। और लय साथ में चल रही है, आपका परकशन इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, वो उसमें कोई कथा नहीं है, उसमें एक अच्छा सुंदर भाव है, एक, क्योंकि नृत्य उल्लास, नृत्य का मतलब ही है कि खुशी से नाचो, उल्लास। तो हाँ, तो वो तो है, उसे कहते हैं नृत्य। दूसरा पोर्शन है नाट्य, जिसे जो ड्रामा, अभिनय, जिसे जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी नृत्य बनता है। कुछ एक लाइन आप बता पाएंगी भाव भंगिमाओं के माध्यम से कुछ? हाँ, चाहे वो राधा की हो या कृष्ण की हो। जैसे मैं आपको एक चीज़ हमारे यहाँ होती है कवित्व। जैसे कवित्व में क्या होता है कि उसमें शब्द भी हैं, भावनाएं भी हैं और लय भी चल रही है। अभिनय जल्दी जल्दी हो रहा है उसमें, है ना, पैर भी चल रहा है, छंद भी बन रहा है और अभिनय भी हो रहा है। क्या एक चीज मैं जानना चाहूँ, क्या बिना कथा के कथक के रह सकता है कि कोई कथाकार ना हो? हाँ, लेकिन वो जैसे बोलते हैं म्यूट, क्या है उसको एक शब्द है, माइम, उसको माइम कहते हैं, वो भी एक विधा है। अब क्या फर्क है माइम में और उसमें? माइम में भी एक्सप्रेशन है, बिना शब्द के। जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें डायलॉग नहीं है। देखिए अंतर, देखिए नाटक में डायलॉग्स हैं, नाटक कैसे अलग है, नाटक में डायलॉग वाचिक अभिनय प्रधान है, नृत्य में आंगिक अभिनय प्रधान है, अपने अंगों से, अपने आँखों से, अपने भाव से, हर चीज़ इतना डिटेल में है कि पूछे नहीं। तो इसमें, लेकिन उसमें सब कुछ लयबद्ध है, तो बंधा हुआ है ना, ताल से बंधा हुआ हमारा नृत्य, ताल फिक्स्ड है, जो कुछ करना है इसी में करिए,
जो कुछ करना है इसी में करिए। तो इसलिए नृत्य का अभिनय लयबद्ध है। नाटक का अभिनय कहते हैं कि एक्टर में एक अपना लय, क्योंकि मैंने नाटक बहुत किया है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब परस्पर एक, लेकिन अंतर माइम है, माइम में भी आप एक्सप्रेशन सही अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वाचिक चलता है वो जो आपके थाप भी है, आपके जो संगतकर्ता उस पद को गा रहे हैं। मतलब क्या होता ये कि कोई गीत या कोई पद या कुछ गाया जाता है, उस पे पैरों से ठोका दिया जाता है, उसमें आंखों और मुंह से अभिनय किया जाता है, उस गीत के या उस पद के अर्थ को बताया जाता है, इसी को नृत्य कहते हैं। कुछ अगर आप बता सकें, कुछ करके हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि एक, क्योंकि यहाँ ये सुविधा नहीं है कि मैं उठ के कर सकूं, तो मैं आपको एक कवित्त पढ़ के बताती हूँ। मेरे गुरुजी का कवित्त है। ताल चल रहा है, नाधिन धिन्ना नाधिन धिन्ना नातिन तिन्ना नाधिन धिन, नाचत गोपाल लाल तक धिगिट घेगे तड़ान। अब नाचत गोपाल लाल तक धिगिट घेगे तड़ान, राधा मुस्कान आन धकिट धुकिट घिन्नड़ान। बोल भी है, मुरलीधर अधर लीन सांवरेन एक तान, राधिका ने नृत्य कियो मार के कटाक्ष बाण। दिन 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 जात जात तट 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 यमुना तट, दृग दृग नीर जात कुंज कुंज भटक भटक, दृग 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 गोपिन को, दृग 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 ग्वालन को, निरखे हैं जिनके नैन गोवर्धन धारी को, धन 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 भाग उनके हैं, धन 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 भाग उनके हैं, धन 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 भाग उनके हैं। अब इसमें खड़े होकर नाच भी हो रहा है, अभिनय भी हो रहा है, और शब्दों से वो बातें, वो पद कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। ये एक छोटी सी चीज़ है। मतलब ऐसी तमाम चीज़ें हैं नृत्य में, बहुत सारी। मोड्स पे आप ज़्यादा आपने काम किया। अगर हम कथक की मोड्स की बात, सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया क्या? यस, बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। कुछ वो मेरे गुरु का जो फील्ड था, विशेषज्ञता थी। वैसे तो ये कालका बिंदादीन घराना जिसे कहा जाता है, उसमें कालका महाराज इनके गुरु थे, कालका महाराज पिता थे और बिंदादीन महाराज गुरु थे। ये दोनों, वो बिंदादीन महाराज नर्तक थे और वांगेकार थे और रचनाकार थे और सब कुछ थे, और कालका महाराज तबला वादक थे। उनके ये 3 प्रसिद्ध पुत्र हुए। अच्छन महाराज जी, जिनके बेटे बिरजू महाराज थे, हाँ, लच्छू महाराज जी जो मेरे गुरु हैं, और शंभू महाराज जी जिनके बेटे काम कर रहे हैं फील्ड में। मेरे तो ये क्या, ये तीनों एक ही गुरु से थे, पर ये जीनियस थे अपने अपने ढंग से। हाँ, तो अच्छन महाराज जी का अंग सौंदर्य लयकारी पर नियंत्रण, शंभू महाराज जी का अभिनय और चमकता हुआ नृत्य, और मेरे गुरु का लास्य अंग प्रधान नृत्य, लास्य और अभिनय, कोमल, सॉफ्ट, लिरिकल, स्त्रियोचित, ये मेरे गुरु का की विशेषता थी। और अभिनय, हाँ, गजब का अभिनय। तो मुझे भी ज़्यादा तालीम अभिनय की, और वो मेरा फेवरेट है। जिस तरीके से अब बड़ा बदलाव हो गया है, कमर्शियल बड़ा हावी हो गया है। हाँ, ठीक है, फिल्में, सीरीज, अलग अलग नृत्य, डांस, हाँ, कथक या फिर भारतीय संस्कृति की बात करते, भारतीय नृत्यों की बात करते, हाँ, अपने आप को बचा पाना बड़ी चुनौती है। हाँ, चुनौती है, पर फिर भी अगर या फिर हाँ, अलग विंडो है कि नहीं, आप लोग मोबाइल पे भी देख रहे हैं, पहुंच, हाँ, अलग विंडो है, उसका टेक्नोलॉजी का फायदा भी है एक तरह से। अब पता क्या है, ये तो एक ग्लोबल असर है कि मतलब फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, एवरीथिंग फास्ट, रुकना नहीं, बड़ा खतरनाक किस्म का हैवी संगीत जिसे मुझे बहुत डर लगता है और घबराहट होती है। ये तो शायद सारे विश्व पे इसका असर हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कलाएं इतनी समृद्ध हैं। तो चाहे लोक कला हो, चाहे शास्त्रीय कला हो, गायन, वादन, नृत्य इतना समृद्ध है। और अगर आप जाके इंस्टीट्यूशंस में देखें, ऐसे बहुत से विद्यार्थी, युवा और बच्चे हैं जो सिंसियरली उसको सीख रहे हैं। कुछ तो है ना, तभी तो जिंदा है इतनी शताब्दियों से। और अगर मुझे लगता है कि अगर हम अपने युवाओं को इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जो बड़ी संस्थाएं ऐसा काम करती हैं, या अपने सिंपल लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में, इवन मैंने स्कूल के डेमोन्स्ट्रेशन में देखा है कि अगर अपन थोड़ा सा उनको बताते हैं, वो समझने लगते हैं, अच्छा ऐसे है। जैसे हमसे कहते हैं, बेटा ये जो तुमने देखा, ये क्या है? हाँ, ये तो चिड़िया है। तुरंत अपने आप बताते हैं। मतलब अगर ये क्या है, ये कृष्ण है। अब ये क्या है, हम कुछ पी रहे हैं। ये क्या है, हम कुछ खा रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे गोद में बच्चा है। एकदम। तो देखिए, भावनाएं शाश्वत है। इसीलिए देश में, विदेश में, सब जगह ये बात समझ में आती है ना, क्योंकि
नृत्य की अपनी भाषा, तो वो भाषा क्या है? वही जो हमारे अंदर रस हैं, जितने भी हैं हमारे अंदर, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, जो भी रस है, यही तो होता है। वो हमारे मन में आते हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो आपके मन में अगर आते हैं तो ये रस निष्पत्ति है। तो हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। आप जैसे जो गुरु हैं, जो हाँ। इतने लेजेंड तरीके से आप काम कर रहे हैं कथक हाँ। को लेकर, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है ऐसी चुनौतियों के साथ। बिल्कुल। जहाँ एआई हो, जहाँ तकनीक हो, बिल्कुल। जहाँ किसी को खोने का डर हो। तो बिल्कुल जो स्पैन कंसंट्रेशन का इनमें चाहिए ना, कलाओं में एकाग्रता चाहिए। इससे क्यों कहते हैं योग साधना जैसा क्यों है? कोई भी हो, गाना हो, नृत्य करना हो, ये एकाग्र करता है आपके मन को। वो एकाग्र, योग में भी वही एकाग्रता है। तो लेकिन आजकल अटेंशन स्पैन इतना कम है। बहुत जल्दी है सबको, बहुत जल्दी, हर चीज़ में जल्दी, मतलब स्क्रॉल करने में भी रुक ही नहीं पाते हैं एक सेकंड में। हाँ, तो वो जल्दी ज़रूर बहुत ख़तरनाक है। तो वो एकाग्रता की दुश्मन है एक तरह से। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इसको काम कर रहे हैं और मन से अच्छे से कर रहे हैं। तो कि आजकल की जो भागम भाग भरी जिंदगी है, हाँ, संगीत और नृत्य इस स्ट्रेस को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बड़ी। डॉक्टरों की लंबी लाइनें हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, बहुत बड़ी। अब तो ये विभिन्न शोधों से ये सिद्ध हो गया है, ये एक थेरेपी है। हाँ। जब कथक की आप बात करते हैं, जी। जो कथाकार होता है, क्या हाँ। उसकी भी बड़ी भूमिका होती है? क्या हाँ। उसका भी रोल बहुत ज्यादा होता है? हाँ। उसको कैसे डिलीवर कर रहा है, हाँ। कैसे उस कथा को कह रहा है, हाँ। ताकि आपके कानों तक जो चीजें पहुंची उसी हाँ। तभी तो आप अभिनय कर हाँ, पाएंगे। तो क्या आपका मतलब कथाकार से ये है कि जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, नहीं, जो स्टेज पे नृत्य बोल कर रहा है? बिल्कुल। जो स्टेज तो पे कह रहा है, जिसको आप सुन रही हैं, जो तो वही तो नर्तक है। हाँ। वो अच्छा, मजा क्या है, वही जैसे अगर मान लीजिए मैं राधा कृष्ण की, मान लीजिए मैं कालिया मर्दन कर रही हूँ, हाँ, तो अब मैं ही सूत्रधार हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सखा हूँ, और मैं ना तो कॉस्ट्यूम बदल रही हूँ, ना लाइट बदल रही हूँ, खाली एक ऐसे पलटा लेती हूँ और मैं राधा बन जाती हूँ, एक पलटा देती कृष्ण बन जाती हूँ, और लोग उसे समझते हैं। मज़ा देखिए, उस वक्त कोई लिटरेचर भी नहीं चलता। कथक में गत एक ऐसी विधा है, सिंपल म्यूजिक, ना दिन दिन ना चल रहा है, और कोई पद उसको, कोई लिटरेचर उसको बता नहीं रहा है। तो वही नर्तक सूत्रधार है, वही कलाकार है, और लोग उसे समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार उनमें मौजूद हैं, लेते हैं। क्योंकि उन कथाओं से लोग परिचित हैं, उनसे परिचित हैं। और जिनसे नहीं परिचित हैं, उनका अगर आप एक संक्षिप्त विवरण उनको बता देंगे, वो समझेंगे।